वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक व लवण। लास्ट वीडियो में हमने किया था लवण के बारे में, और लवण में हमने सबसे पहले किया था NaCl को, सोडियम क्लोराइड लवण को। सोडियम क्लोराइड लवण के जब हमने उपयोग किए कि कहाँ कहाँ पर हम इसको उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ आया था कि इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। NaOH आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहां पर लिखा ही हुआ है NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। इसको मैंने क्या कहा, कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? NaCl से। और इसको बनाने के लिए जिस प्रक्रिया को हम प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया को नाम क्या देते हैं? क्लोर-क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम हम क्लोर-क्षार प्रक्रिया क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके दौरान एक तो उत्पाद आपके पास निकलता है Cl2 यानी कि क्लोरीन, और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा? NaOH। ये कैसा होता है? क्षारीय। इसीलिए यहां पर नाम क्या आ गया? क्लोर फॉर द क्लोरीन। और क्षार किसके लिए आया? क्षारीय NaOH के लिए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। NaOH को बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? कैस्टनर कैलनर सेल। कैस्टर कैलनर सेल वो उपकरण है, वो डिवाइस है जिसको हम प्रयोग करते हैं किसको बनाने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि कास्टिक सोडा को बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं और इस टैंक के अंदर दो इलेक्ट्रोड को रखते हैं और इनको हमने डुबा रखा है, इलेक्ट्रोड को, यानी कि टैंक को हमने भरा हुआ है NaCl के विलयन के द्वारा। जो यहाँ पर NaCl का हम विलयन लेकर चलते हैं वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सांद्रता का। इसीलिए उसको नाम क्या दिया जाता है? बेराइन। बेराइन विलयन किसका? NaCl का। तो जो आपके पास सांद्र NaCl विलयन है उसी का नाम क्या है? बेराइन विलयन। यानी कि आप ये बोल सकते हो खारा जल लिया आपने, नमकीन पानी लिया है यहाँ पर। अब जो आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको आपने एक को जोड़ देना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को आपने जोड़ देना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। मतलब कि आपने यहाँ पर कोई बैटरी लेनी है, बैटरी के धनात्मक जो सिरा है उससे इलेक्ट्रोड को जोड़ना है एक को, और वो आपके पास क्या कहलाएगा? एनोड। और जो ऋणात्मक एंड से जुड़ा हुआ है, सिरे से जुड़ा हुआ है बैटरी के, वो क्या कहलाएगा? कैथोड। अब जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे इलेक्ट्रोड को, तो जो आपके पास ये NaCl का यहाँ पर घोल है वो किस में चला जाएगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर। और आपके पास यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी आप उसको किस प्रकार से दिखा सकते हो? NaCl बेराइन सॉल्यूशन यानी कि विलयन है पानी के अंदर, और आपने उसमें से किसको गुजारा? विद्युत को। तो आपके पास यहां से क्या बन जाएगा? NaOH, और साथ में क्लोरीन गैस के रूप में और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में क्या हो जाएगी? उत्सर्जित। इसका मतलब जो आपके पास NaCl का सांद्र विलयन है उसका जब वैद्युत अपघटन होगा तो आपके पास तीन उत्पाद बनेंगे। एक आपके पास कास्टिक सोडा NaOH, दूसरा आपके पास क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। इसको अगर आप संतुलित करके लिखोगे तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 2। अब जो आपके पास क्लोरीन गैस है वो कहाँ पर मुक्त होगी, यानी कि कहाँ पर उत्सर्जित होगी? एनोड पर।
और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर निकलेगी आपके पास, कैथोड पर। क्लोरीन गैस यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर। और जो आपके पास ये विलयन है, अब इसके अंदर आपके पास किसका उत्पादन होगा, NaOH का। इस प्रक्रिया में जो तीनों उत्पाद आपके पास बने, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये जल को स्वच्छ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ कैसे करते हैं, क्योंकि इसका एक गुण होता है कि ये कीटनाशक होता है। कीटनाशक का मतलब जो पानी के अंदर छोटे छोटे कीट हैं उनको क्या कर देता है, मार देता है। या फिर रोगाणुनाशक होता है। रोगाणुनाशक का मतलब क्या होता है, जो रोगाणुओं को मारते हैं। तो जो जर्नली आपके पास क्लोरीन यहाँ से निकला, ये पानी को स्वच्छ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स के अंदर किसको डाला जाता है, क्लोरीन को। और जो वहाँ से हमें जल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर। ऐसे ही बताया कि रोगाणुनाशक है, कीटनाशक है। जो आपके पास CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो घरों में पानी की पाइप्स होती हैं वो किसकी होती हैं, PVC पाइप, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप। उस PVC को बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। तो जैसा मैंने आपको उपयोग बताए इसके, जल को स्वच्छ करने के लिए स्विमिंग पूल्स में, PVC पाइप बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए, रोगाणुनाशक यानी कि डिसइंफेक्टेंट्स को बनाने के लिए, और लास्ट आपके पास आ जाएगा कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड जैसे DDT या फिर BHC को बनाने के लिए। DDT की फुल फॉर्म क्या होगी, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। और BHC आपके पास क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डाईक्लोरो डाईफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे उत्पाद की, दूसरा उत्पाद आपके पास कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के उपयोगों को अगर देखते हैं तो अंतरिक्ष यान में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को यूज करते हैं, जिसको हम किस रूप में प्रयोग में लाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के रूप में। ऐसे ही अमोनिया है आपके पास NH3, इसको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में। तो इस खाद को, अमोनिया को बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का। HCl आपके पास है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बनाने में भी किसका उपयोग है, हाइड्रोजन का। ऐसे ही क्लोरीन का हम एक और उपयोग कर सकते हैं HCl बनाने में, क्योंकि HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा और क्लोरीन भी, और दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, HCl। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, H2 के उपयोग। अमोनिया जब बनता है तो आपके पास अभिक्रिया क्या आती है, नाइट्रोजन प्लस आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, और दोनों मिलकर आपको क्या दे देंगे, अमोनिया NH3, जिसको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में। अब हमारे पास आता है NaOH। तीसरा हमारे पास जो उत्पाद था क्लोर क्षार प्रक्रिया का, तो वो क्या था, NaOH। NaOH के जो उपयोग हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए। दूसरा आता है जो आपके पास कपड़ा बनाया जाता है रेयन का, जो आपके पास सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कपड़ा है, रेयन फाइबर है, रेशा है, उसको बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। पेपर को बनाने में किया जाता है। दूसरा जो बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का, Al2O3, और उसके साथ 2 जल के कण जुड़े होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, बॉक्साइट ओर। इस बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, NaOH का। NaOH का उपयोग किया जाता है जो तेल की रिफाइनरीज होती हैं, जहाँ पर तेल को साफ किया जाता है, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीच करने के लिए, विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए भी किया जाता है, और डाई बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, NaOH का। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अब आपके पास लवण है वो आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो नेक्स्ट अब हम यही कर रहे हैं। आपने जनरली घरों में बेकिंग सोडे का नाम कई बार सुना होगा। बेकिंग सोडे का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? रसोई घर में। रसोई घर में क्या बनाने के लिए करते हैं? जैसे खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। अब जो ये बेकिंग सोडा है, इसका नाम हमने बेकिंग सोडा ही क्यों रखा? क्योंकि जनरली आमतौर पर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? बेकरी के अंदर। बेकरी के अंदर क्या बनाने के लिए? केक बनाने के लिए, पाव रोटी, ब्रेड बनाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। अब सबसे पहले हम करते हैं, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। जब हम इसको बनाने की विधि की बात करते हैं तो ये भी किससे ही बनाया जाता है? NaCl के सांद्र विलयन से। सांद्र विलयन का नाम क्या था? सांद्र विलयन, जिसका हमने नाम क्या रखा था? बेराइन विलयन। तो हमने इसमें भी क्या लिया? NaCl का ब्राइन विलयन लिया और उसमें से किसको पास कर देना है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जैसे ये दोनों गैस NaCl के सांद्र विलयन में से गुजारी जाती हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास? NaHCO3 और बाहर क्या निकल जाता है? अमोनियम क्लोराइड। अब हमें चाहिए था क्या? यही, दिस इज द बेकिंग सोडा। जो आपके पास ये बेकिंग सोडा बनता है उसके साथ और भी क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसको अलग कैसे करते हैं? क्योंकि जो आपके पास ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये पानी के अंदर बहुत कम घुलनशील होता है। तो इसका मतलब ये किसके रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा? अवक्षेप के रूप में, यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल जाएगा। अब इन प्रेसिपिटेट को, अवक्षेप को कैसे प्राप्त करोगे? सिंपल छानने की विधि के द्वारा। जो आपके पास इन दोनों का विलयन है उसको आप क्या करोगे? इस तरह से कीप लोगे। कीप के ऊपर किसको जचा लोगे? फिल्टर पेपर को। और नीचे एक बीकर को हम रख देंगे। जैसे ही आप इस विलयन को इस कीप के अंदर डालोगे तो जो अवक्षेप है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और नीचे आपके पास क्या चला जाएगा? विलयन, जिसके अंदर क्या घुला हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। अब हमें जो ये अवक्षेप मिल जाता है इसको हम क्या करेंगे? सुखा लेंगे और सुखाने के बाद हम उसको किस रूप में प्रयोग करेंगे? बेकिंग सोडा के रूप में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर ये बहुत कम घुलनशील होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पानी में अवक्षेप के रूप में आ जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट में या कुछ हद तक तो ये क्या है? पानी के अंदर घुलनशील है। तो जब ये पानी के अंदर घुलता है तो ये कौन सा आपको उत्पाद देगा? NaOH का, और दूसरा ये आपको क्या दे देगा? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल दे देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार दे देगा। जो ये क्षारक है आपके पास, ये कैसा है? एल्केलाइन है। और इसका जब आप pH मान देखोगे, किसका? NaHCO3 के विलयन का, तो इसका pH मान आपको कैसा मिलता है? 8.5। इसका मतलब ये किस तरह से आपके पास रहेगा? एक दुर्बल अक्षारक के रूप में। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो NaHCO3 है वो एक दुर्बल क्षारक है। और वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम इसका पानी में विलयन लेकर चलते हैं और उसका pH मापते हैं। pH कितना आ जाएगा? 8.5। अब हम लेकर चल रहे हैं बेकिंग सोडा के गुण। बेकिंग सोडा कैसा होता है? सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा इसका गुण क्या है? कि पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलनशील है। तीसरा, अगर आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद ये टूट जाएगा। इसका मतलब अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर ये आपको क्या देगा? सोडियम का कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला आपको जो गुण बताया, तो पहला सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर,
दूसरा पानी के अंदर कम घुलनशील, तीसरा गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। और अगर आप इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखो डेल्टा, डेल्टा का मतलब आपने ऊष्मा दी यहाँ पर, Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो जाएगी गैस के रूप में। अगर आप इसको संतुलित करके लिखोगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपके पास बनता है, उसके अगर हम उपयोगों की बात करें तो सबसे पहला तो उपयोग कि ये बेकिंग पाउडर को बनाने में उपयोग किया जाता है। अब जो मैंने यहाँ पर नाम लिया बेकिंग पाउडर, इसका नाम है बेकिंग सोडा और यहाँ पर है बेकिंग पाउडर। दोनों में अंतर क्या होता है? बेकिंग सोडा सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या जुड़ जाए, टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल या फिर क्या सिट्रिक अम्ल, इन दोनों में से अगर कोई जुड़ जाता है तो जो आपके पास वो पाउडर बनेगा उसका नाम क्या होगा? बेकिंग पाउडर। तो दोनों का अंतर, इसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसमें अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर जो आपके पास टार्ट्रिक अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? C4H6O6। और सिट्रिक अम्ल का क्या होगा? C6H8O7। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी? टार्ट्रिक अम्ल की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कुछ इस प्रकार से है। COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHOH, फिर CHOH और साथ में क्या जुड़ जाएगा? COOH। अब इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? 2, जिसमें क्या है? O और H का आबंध, यहाँ से OH का आबंध यानी कि बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। तो ये कितने H पॉजिटिव देने में सक्षम है? 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जिसकी वजह से जो टार्ट्रिक अम्ल है वो डाइप्रोटिक अम्ल कहलाता है। डाइप्रोटिक, डाई का मतलब 2, प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव। ऐसे ही ये आपके पास सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं या इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो आपके पास COOH, CH2, C और उस पर OH और एक ऊपर क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक, साथ के साथ CH2COOH। कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब इसमें कार्बोक्सिलिक कितने हैं? 3, 1 2 3। अब जो ये 3 कार्बोक्सिलिक हैं, इनमें 3 क्या हैं? OH, यहाँ से OH का आबंध टूटेगा तो कितने H पॉजिटिव? एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो यहाँ पर 3 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। इसीलिए ये कैसा है? ट्राइप्रोटिक अम्ल। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल है, तो सिट्रिक अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रबल अम्ल वो होते हैं जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये हमारा पहला उपयोग आ जाता है किसका? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कौन यूज़ किया जाता है? NaHCO3। दूसरा हमारे पास इसका उपयोग आता है एंटाएसिड दवाइयों को बनाने के लिए। अब जो एंटाएसिड्स दवाइयाँ होती हैं उनका काम क्या होता है? जो पेट में ज़्यादा HCl यानी कि अम्ल बन जाता है उसको उदासीन करने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो दवाइयाँ जो एसिडिटी को दूर करती हैं, पेट के अंदर अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वो दवाइयाँ क्या होती हैं? एंटाएसिड। अब उसमें हमने किसको उपयोग किया? NaHCO3 को।
क्यों किया? क्योंकि इसका कैसा नेचर है? क्षारीय। और जो आपके पास HCl वो क्या है? अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे और कौन सी प्रक्रिया कर देंगे? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा? लवण, जल और गैस के रूप में उत्सर्जित कौन हो जाएगा यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा इसका उपयोग क्या आएगा हमारे पास? सोडा अम्ल अग्निशामक को बनाने में। अब जो सोडा अम्ल अग्निशामक बनाया जाता है यंत्र, उसके अंदर क्या लेते हैं हम? इस तरह से एक बोतल को ले लेते हैं और उस बोतल के अंदर हम किसको भर लेते हैं? NaHCO3 के विलयन को। एक छोटी सी परख नली के अंदर हम किसको डाल लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और यहाँ पर इसकी कैप को, इसके ढक्कन को क्या कर देते हैं? बंद। जैसे ही इस बोतल के ढक्कन को हम दबाते हैं तो आपके पास जो ये ट्यूब है, परख नली है, जिसमें क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ गिर जाता है? नीचे, NaHCO3 के अंदर। अब जैसे ही ये अम्ल नीचे की तरफ आएगा तो दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया क्या होगी? NaHCO3 के साथ कौन जुड़ेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ से क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट, जल और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब ये अग्निशामक यंत्र के रूप में कैसे काम आएगा? आपको पता है अग्नि के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। लेकिन जैसे ही आप इस यंत्र का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लिया कि ये वो जगह है जहाँ पर आग लगी हुई है, तो इस आग के चारों तरफ किसका आवरण बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो जलने में सहायक नहीं है। जलाने के लिए तो हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक आवरण बना देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और कुछ समय के बाद जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। अगला इसका उपयोग क्या है? धोने का सोडा बनाने के लिए, यानी कि Na2CO3, वॉशिंग सोडा भी बोल देते हैं। वॉशिंग का मतलब क्या होता है? धोना। तो धोने का जो सोडा है उसको बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? NaHCO3 का। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जब हम ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं या फिर पकोड़े बनाते हैं, उसमें क्या डालना ठीक रहता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? या हम इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि बेकिंग पाउडर को प्रयोग करना किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है? किसके ऊपर? बेकिंग सोडे की बजाय। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करोगे? अगर हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, केक, पाव, रोटी या ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। सीधी सी बात है, मान लिया पकोड़े हैं या केक वगैरह है, तो बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बेक, यानी कि गर्म करना पड़ेगा। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये अपघटित होगा और अपघटित होकर आपको ये क्या देगा? Na2CO3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जब जाती है तो जो वो खाने की चीज़ है उसको वो क्या बना देती है? छिद्रयुक्त, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। तो किसी भी खाने को जब हम बेक करते हैं तो वो जब मुलायम या स्पंजी होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन की वजह से। और वो कहाँ से निकलती है? जो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने डाला हुआ होता है, क्योंकि वो गर्म करने से विघटित होकर आपको क्या देता है? CO2। अब यहाँ पर साथ में और भी क्या निकला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है? क्षारीय। इसका मतलब क्षारीय है तो इसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा, बिटर इन टेस्ट होगा ये। तो जिस भी खाने में आप बेकिंग सोडा को डालोगे तो सोडियम कार्बोनेट के बनने की वजह से उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? कड़वा। और स्वाद कड़वा ना हो
इसीलिए हम किसको यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर को, क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर आपके पास क्या होता है, NaHCO3 और साथ में क्या होता है, अम्ल। अम्ल यहाँ पर उसको क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन। तो जो आपके पास बेकिंग सोडा है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जो आपके पास Na2CO3 है उसको क्या कर देगा, उदासीन। तो यहाँ पर आपके पास अभिक्रिया होकर ये उत्पाद आएंगे। इसका मतलब जो Na2CO3 है वो इस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, उदासीन, जो किसके लिए उत्तरदायी था, कड़वे स्वाद के लिए। ना रहेगा Na2CO3 और ना ही ये कड़वा स्वाद। तो इसीलिए हम बेकिंग पाउडर को प्रयोग करते हैं, किसकी बजाय, बेकिंग सोडे की बजाय। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।